छात्रगण, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबर भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, कक्षा 8 और हमारा जो गद्य है वे गद्य नंबर है 4, जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसके बारे में हमने अगले वीडियो में पार्ट 1 में देखा था कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व कैसा है, उसमें कौन से गुण पाए गए हैं, किससे प्रभावित है वे, सादगी, सरलता, विनम्रता और सहजता वे उनके गुण हैं। तत्पश्चात वे गांधी जी से प्रभावित हुए थे, वे उसके प्रेरित होकर उन्होंने अपनी शिक्षा भी छोड़ दी थी, यानी कि पढ़ाई भी छोड़ दी थी। उसका व्यक्तित्व ऐसा था, सामान्य परिवार से लेकर वे प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। नेहरू जी के बाद कोई उपयुक्त व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद को संभाल सके तो वैसा कोई व्यक्तित्व है तो वे शास्त्री जी थे। तो उन्होंने इस कठिन काम को भी बहुत ही आसानी से बखूबी निभाया था और उसके लिए उनको कहा जाता है निष्काम कर्मयोगी। और जिसके आधार पर शास्त्री जी का जो व्यक्तित्व है वे वैसा नहीं था कि अपने हाथ की लकीरों पे देखकर बैठे रहना कि कभी हमें सफलता मिल जाएगी, लेकिन उसका व्यक्तित्व कैसा था कि सिर्फ कर्म ही कर रहे, फल की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन कर्म करना उसमें भक्ति एवं समर्पण के रूप में ही वे आते थे, जिसके आधार पर उसको कार्य में सफलता मिलती थी। तो इसके बारे में हमने अगले लेक्चर में अभ्यास किया था और आज हमें देखना है शिक्षा एवं कार्य, जन सेवा का कार्य और तत्पश्चात है दीक्षांत समारोह। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा शिक्षा एवं कार्य। तो इसके बारे में हम बात करें, शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे। शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम हमारे देश के लिए जो उन्होंने जब प्रवेश किया तब वे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। ऐसी छोटी उम्र में वे हमारे देश के साथ जुड़ गए और तत्पश्चात क्या हुआ, और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में वे देश के कार्य में जुड़ गए। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। सामाजिक कार्य और देश को आजाद करने की लगन, ऐसे ही कार्य में वे जुड़ गए थे। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। 17 साल की छोटी सी उम्र यानी कि कम उम्र में वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए। तत्पश्चात उन्होंने काशी विद्यापीठ में अपनी पढ़ाई पूरी की। इसका परिणाम यह हुआ कि 1926 में लोक सेवा मंडल में भी वे शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। आजीवन वे वहां पे सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों को अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। अछूतोद्धार, पहले के समय में नात जात का बहुत ही भेदभाव था। ये उच्च कक्षा के लोग हैं, ये निम्न कक्षा के हैं, ऐसे कई प्रकार के कुरिवाज थे। तो उन्होंने उसमें भी अपना योगदान दिया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। हमारे देश के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने देश के लिए ऐसे कार्य किए और उन्होंने कारावास भी भोगे, यानी कि जेल यात्रा भी की। तो नमक का कायदा जो था, दांडी, आपको पता है, तो जिसके आधार पर उन्होंने भी सहयोग, यानी कि गांधी जी को सहयोग किसने किया था, शास्त्री जी भी उसमें जुड़े और जिसके आधार पर उन्होंने जेल में भी जाना पड़ा।
यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। जब दांडी यानी कि जो नमक का कानून तोड़ो आंदोलन था वे 1930 में हुआ और तत्पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन था वे 1942 में हुआ। तब तक उनकी जेल यात्रा शुरू की शुरू ही रही, निरंतर ही चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। 12 सालों में शास्त्री जी 7 बार जेल में गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी लगलग थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। 12 सालों में शास्त्री जी 7 बार जेल यात्रा के लिए गए। सबसे पहले 1930 में नमक का कानून तोड़ो आंदोलन में, तत्पश्चात 1942 के दौरान गए थे भारत छोड़ो। इसके पहले 1932 में जब उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया और उसके बाद भी उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी। लेकिन जब 1942 की जेल यात्रा थी, कौन सी थी? भारत छोड़ो आंदोलन की। यह जेल यात्रा थी वे 3 साल की थी, जो सबसे बड़ी लंबी जेल यात्रा शास्त्री जी के लिए थी। 3 सालों तक उन्होंने जेल में काटे। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। 1935 के 38 तक 3 सालों तक वे सचिव पद पे बने रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसीलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया। पूरी लगन के साथ काम करके इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। क्या होता था कि शास्त्री जी है वे किसानों के प्रति भी अति प्रेम रखते थे, तो उन्होंने 1936 में किसान कमेटी का सदस्य बना दिया और जिसके आधार पर वे पूरी लगन से कार्य करने लगे। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद को नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। इलाहाबाद में नगर पालिका के साथ भी किसी कार्य से वे जुड़े रहते थे और जिसके आधार पर हमें यह बात का पता चलता है कि वे नागरिकों की कुछ जो भी समस्या थी उससे वे निकट ही परिचित रहते थे। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। जब इसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। क्या होता था, नगर पालिका के कोई भी किसी न किसी कार्य के साथ वे जुड़े रहते थे, जिसके कारण उसके साथ जो लोग होते थे इसकी किसी भी प्रकार की समस्या थे उसका वे निराकरण करते थे और उसके बाद वे भी ग्रामीण जीवन का उसे तो अनुभव था ही और इसके आधार पर वे छोटी छोटी समस्या कोई भी हो उसका वे जल्द ही निराकरण ला देते थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त
प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापक, इसके आधार पर उन्होंने नियुक्त किए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। संसदीय जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई कि नगर पालिका के कुछ न कुछ ऐसे कार्य थे जिसके साथ जुड़े रहते थे, लोगों के कोई भी समस्या होती थी उसका निराकरण करते थे, और इसके बाद उसकी संसदीय कार्य की शुरुआत हुई, उसके जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। संसदीय जीवन से लेकर वे देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। वे किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? शास्त्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन से, शास्त्री जी के मार्गदर्शन से ही उसका राजनीतिक जीवन है वे शुरू हुआ है। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पद पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। उसके बाद इस पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिन प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। सबसे पहले वे शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री बने। तत्पश्चात पंडित नेहरू जी के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए और उसके बाद रेल, परिवहन, संचार, उद्योग आदि क्षेत्रों में वे मंत्री पद संभालने लगे। उसके बाद मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते। इसमें अहंकार सहज ही नहीं था। वे सभी के साथ सरलता से ही व्यवहार करते थे। वे कहते थे ऊंचा, वे कभी किसी भी पद के कारण अपने आप को ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। वे ऐसा ही सभी को कहते थे कि मैं जनता का शासक नहीं हूँ लेकिन सभी का सेवक हूँ, यानी कि जनता का सेवक हूँ। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ देश में भी लोकप्रियता मिली। मंत्रालय यानी कि वे जहाँ कार्य कर रहे वहां तो सब उसे मानते, लेकिन ऐसी सादगी, ऐसा व्यक्तित्व जिसके कारण सहजता एवं सरलता के कारण उसको देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। जब नेहरू जी का अवसान हुआ तब प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री जी आए तो उन्होंने यह कार्य सफलतापूर्वक एवं लोकप्रियता प्राप्त की। वे उसका बखूबी उदाहरण है और 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने बहुत सारे सफलताएं हासिल की। उनका जो व्यक्तित्व है इसमें कई प्रकार के
भटकाव नहीं दिखाई देते हैं और कोई भी प्रकार का धुंधलापन नहीं था। शास्त्री जी के बारे में हमारा जो लास्ट पॉइंट है दीक्षांत समारोह, इसके बारे में कहते हैं कि वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। जिन जिन पदों पर उन्होंने रखा गया वे पदों पे रहे, वे स्वाभाविक और अधिकारी भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्म संयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों की तरजीह दी। क्या उन्होंने अधिकारों तो मिले लेकिन उसके आधार पर ज्यादातर उस पे कार्य किया, उसमें समर्पण का भाव था और जिसके आधार पर शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्र को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह से विचार व्यक्त किए थे। कब उन्होंने कहा था? 19 दिसंबर 1964 में मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए बताया था कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। बहुत ही बढ़िया बात की इसमें शास्त्री जी ने कि आपकी मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आपको जो कुछ भी बनना है वे आप बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है कि आप पहले भारत के नागरिक हो, अपने देश के नागरिक हो। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। तो इसमें शास्त्री जी ने कहा है कि हमारे लिए क्या है कि हमें सबसे पहले हमारा गोल जो कुछ भी हो, लेकिन हमें यह बात तय ही रखनी चाहिए कि हम सबसे पहले हमारे देश के नागरिक हैं और जिसके आधार पर कई जिम्मेदारियां भी आती है। और देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्म संयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। शास्त्री जी ने कहा था कि निजी स्वतंत्रता हमारा देश हमें देता है, लेकिन इस स्वतंत्र का हमें उपयोग व्यवस्थित समाज के हित के लिए ही करना है। इसमें लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए ऐसा कार्य हमें करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे हमारे देश के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध और हमारे व्यक्तित्व के विरुद्ध है। इसके अधिकार, कर्तव्य और आत्म संयम के बारे में जो एक महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने की थी, वे भी आज हमें याद रखनी है। तो इस प्रकार छात्र आज हमें इस वीडियो में शास्त्री जी के जीवन, व्यक्तित्व, उसका स्वभाव, देश के प्रति उसकी निष्ठा, उसका कार्य और जिसके आधार पर लगा हुआ उसका आगे का विशेषण कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, ये जो कर्मयोगी शब्द है वे बिल्कुल ही उपयुक्त है, जिन्होंने अपने बारे में सोचना बाद में लेकिन सबसे पहले अपने देश के बारे में बोला। और तत्पश्चात जब दीक्षांत समारोह में भी उन्होंने बताया कि हमारा ध्येय कुछ भी हो, लेकिन हमें सबसे पहले यह बात याद रखनी है कि सबसे पहले हम हमारे भारत देश के एक नागरिक हैं। और इसके आधार पर उन्होंने देश सेवा में जुड़ गए, कितने सारे देश के लिए कार्य किए। तत्पश्चात उन्होंने जेल यात्रा की और सबसे लंबी जेल यात्रा थी 3 साल की 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो इसमें उनकी सबसे लंबी जेल यात्रा भुगती थी। तत्पश्चात क्या हुआ कि वे नेहरू जी की अवसान होने के बाद लोकप्रिय इतने हुए थे, इसके कार्य भी इतने सर्वश्रेष्ठ थे, जिसके आधार पर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के पद पर ही नियुक्त किया गया।
और ऐसे पद को भी उन्होंने बखूबी निभाया था। 19 महीनों में उन्होंने जितनी सफलता प्राप्त की, जितने कार्य किए और जितनी लोकप्रियता प्राप्त की, वे उन्हीं बातों का फल है। हमें भी शास्त्री जी की तरह बनना है। उसी के आधार पर अपने हाथों की लकीरों पे विश्वास नहीं करना है और सिर्फ की सिर्फ कर्म ही करना है। और हमें ऐसा नहीं करना है कि मैं ऐसा कार्य करूंगा तो मुझे ये फल प्राप्त होगा। ऐसी बातें हमें बिल्कुल ही नहीं सोचनी है। तो इस तरह हमारा जो आज का लेक्चर है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जो गद्य है यहाँ पे खत्म होता है और इसी वीडियो में इसका होमवर्क भी दिया गया है। तो छात्र यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा है, अगले लेक्चर में 2 दिए थे ना, इसलिए यह 3 और 4 लिखे। छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए। तो ये दोनों प्रश्न है वे आपको एक बार होमवर्क में लिखना है।